नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेश रावत आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी एस्टेट को ध्यान में रखते हुए आपकी सहायता के लिए जो हिंदी साहित्य की सीरीज हमने चला रखी है, उसी कड़ी में आज काव्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक छोटी सी कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और उम्मीद करूंगा कि जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं वो लाभान्वित होंगे। और एक छोटी सी विनती है, जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई, जो दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आगामी एस्टेट देना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है उसको भी आप ज्वाइन करिए, ताकि आपको आसानी से सारे जो प्रश्न हैं वो हल सहित मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने किसे काव्य का प्रयोजन माना है? तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने व्यवहार वर्णन को भी नहीं माना, क्योंकि व्यवहार का वर्णन काव्य में नहीं होता है। धन प्राप्ति काव्य का कोई भी हेतु कभी भी नहीं हो सकता, और ख्याति काव्य का प्रयोजन नहीं है। काव्य का असली प्रयोजन जो डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार है, वो है आत्म अभिव्यंजना, यानी अपने आप को व्यंजित करना, अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने भावों को, विचारों को अपनी शैली के माध्यम से एक और शब्दों को कविता में प्रयोग करने, जो है वही काव्य का प्रयोजन है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ग, आत्म अभिव्यंजना। दूसरा प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से काव्य तत्व नहीं है। देखिए, जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं एक बार उनको पढ़ लें। व्यक्तित्व, कल्पना, भाव और बुद्धि। देखिए, बुद्धि, भाव, कल्पना, शैली, ये काव्य के तत्व होते हैं, जबकि व्यक्तित्व यानी आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो बिहेवियर है, वो काव्य का तत्व नहीं होता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर है क, व्यक्तित्व। तीसरा प्रश्न है, शैली तत्व किससे संबंधित होता है? तो जो शैली है वो स्टाइल है, कला है। तो एक कला पक्ष होता है और एक भाव पक्ष होता है। भाव होते हैं इमोशंस, जो आदमी को किसी भी वस्तु को देख करके, किसी भी ऐसी कंडीशन को देख करके जो मर्मज्ञ होता है, मन की जो अंतर मन में जो भावात्मक विचारावली जो आती है, उसे हम भाव पक्ष कहते हैं। लेकिन उन्हीं भावों को जब हम लयबद्ध या हम उसे पंक्तिबद्ध कर देते हैं, तो उसका कला पक्ष है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ख, कला पक्ष से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, संस्कृत के काव्य शास्त्र वेताओं यानी जो विद्वान हैं, प्रतिभा शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया है? जो प्रतिभा शब्द है वो जो है, व्यक्तित्व में तो प्रतिभा अंदर ही छुपी होती है, लेकिन इस प्रतिभा को जो कि संस्कृत के काव्य विचारक हैं, उन्होंने कल्पना के बारे में कहा है कि जो कल्पनाशील व्यक्ति होगा वो उतना ही सृजन एक सुंदर तरीके से और एक तारतम्य तरीके से एक सुगठित रूप में कर देगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्पना, जो कि भाग ख में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विद्वान बिंब के प्रवर्तक हैं? बिंब यानी सेंटर पॉइंट कहते हैं, जिसी के आसपास का जो मूल घटना का जो बिंब है, उसी के आसपास घटना घूमती है। तो इसके प्रवर्तक माने गए हैं फिल्ट। फिल्ट जो कि हमारे घ भाग में दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काव्य में जो हैं वो बिंब भी कई तरह के होते हैं। तो कहीं ना कहीं कल्पना, शैली, भाव, मनोदशा, ये सभी काव्य के जो हैं वो प्रयोजन माने गए हैं। तो जो बिंब है वो फिल्ट द्वारा चलाया गया था, तो विद्वान है फिल्ट। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हिंदी समीक्षा जगत में बिंब के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे। अब देखिए, ये जो अगला प्रश्न भी उसी प्रश्न से बिल्कुल मिलता जुलता सा है। यहाँ बिंब जो पांचवा प्रश्न था उसमें था बिंब के प्रवर्तक कौन है, तो फिल्ट। लेकिन हिंदी समीक्षा में, समीक्षा यानी जो हमारे हिंदी में जो समीक्षक थे, जो आलोचक थे, उसने उस जगत में बिंब के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो हिंदी समीक्षा जगत में बिंब के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि उन्होंने ही अपने जो निबंध हैं उनके अंदर बिंब का सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग किया है। तो प्रश्न नंबर 6 जो है इसका, वो बिंब के जो प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा मिथक नहीं है। मिथक यानी फैंसी। तो देखिए, दंत कथाएं पूर्णतः मिथक की होती हैं, किंवदंतियां होती हैं, लोगों के द्वारा सुनी सुनाई घटना है, उसका धरातल से कोई मेल नहीं। पुराख्यान, पुराने आख्यान चीजें वही चीजें जो हमने वंशानुक्रम से एक व्यक्ति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए, उसको कहते हैं पुराख्यान। अच्छा, पुराकथा, प्राचीन जो दंत कथा हैं वो भी पुराकथा है। इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर ख, ग और घ ये बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन आख्यानक होते हैं आपकी आंखों के समक्ष जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को ही हम आख्यानक कहते हैं। अच्छा, इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम सूफियों ने किया था, क्योंकि वो कहते थे कि प्रेम आख्यानक जो हैं उनके मुख्य जो बिंब था, मुख्य टारगेट भी था, क्योंकि वो हिंदू घरों में बैठते थे और उनकी प्रेम कहानियों को ही उन्होंने प्रेम आख्यानक रूप में अपने काव्यों में, अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो जो मिथक हैं वो आख्यानक नहीं होते हैं। मिथक जो होते हैं वो सुनी सुनाई घटना है, जिसको हम आप किंवदंती के नाम से जानते हैं, जिनका कोई धरातल पर अपना वजूद नहीं मिलता है, लेकिन अपने वंशजों द्वारा अपने अगले पीढ़ियों को वो पहुंचाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं दंत कथाएं, पुराकथाएं या पुराख्यान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाइब फ्राई किस समीक्षा के प्रबल समर्थक। ये नॉर्थ ये फ्राई जो हैं ये किस समीक्षक में थे, तो ये मिथक थे। ये मिथक शब्द को इन समीक्षा के सबसे प्रबल जो समर्थक थे वो थे नाइब फ्राई। ये भी एक विदेशी जो हैं वो विद्वान हैं, जिन्होंने अपनी समीक्षा के प्रबल दावेदार थे, जो कि वो मिथक था। मिथक मतलब फैंसी, वही मैंने आपको बताया, पुरानी सुनी सुनाई बातें, मिथक जिनका धरातल पर कोई अपना वजूद नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय मान्यता के अनुसार विधाओं की संख्या कितनी मानी गई है। देखिए, कलाएं मानी गई हैं 16 और जो विधाएं हैं वो मानी गई हैं 64, यानी घ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जितनी विधाएं हैं हमारे हिंदी साहित्य में, इंग्लिश साहित्य में, उन सबको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो उनकी संख्या होती है 64 यानी 64, जबकि कला जो है वो 16 कला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य को लोक मंगल का प्रयोजन किसने माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने साहित्य को लोक मंगल का प्रयोजन माना, यानी लोक मंगल कहते हैं जन जन में, यानी जो कवि है वो सिर्फ अपने विचार लिखता, वो समाज के उस बिंदु को गहनता से जानकारी करके उस पर अवलोडित करके जो उन्हें मक्खन स्वरूप में जो उद्वेलन के बाद में मिला, उसको ही अपनी पुस्तकों में रच करके वो पाठकों तक पहुंचाता है। तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है काव्य मानव जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा गया है। तो काव्य मानव जीवन का जो आलोचना है उसे कहने वाले हैं मैथ्यू आर्नल्ड। ये एक विदेशी पोइट हैं, इंग्लिश पोइट हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है कि काव्य मानव जीवन की आलोचना करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या है 12। संस्कृत आचार्यों द्वारा
सुझाए गए शब्द अभ्यास को पाश्चात्य विद्वानों ने क्या नाम दिया है? अभ्यास यानी प्रैक्टिस, यानी किसी की पुनरावृत्ति या दोहराई, इसको हम कहेंगे अभ्यास। जैसे हमने एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर या श्याम पट पर जो भी कुछ लिखा, बच्चे ने उससे पीछे लिख करके उसका 2-3 बार क्या किया? अभ्यास किया, उसकी दोहराई की। तो किसको देखा उसने? पहले टीचर को ब्लैक बोर्ड पे काम करते हुए देखा, उसके बाद में उसने अनुकरण किया। इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर है। अनुकरण मतलब फॉलो करना। तो संस्कृत आचार्यों द्वारा सुझाए गए शब्द अभ्यास को पाश्चात्य विद्वानों ने अनुकरण या फॉलोइंग माना है। पहले क्रिया कोई और कर रहा है, लेकिन उसे देख करके जो और लोग काम कर रहे हैं उसे अनुकरण कहते हैं, इसको कहते हैं फॉलोअर्स। निवैयिकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस निवैयिकता का जो सिद्धांत देने वाले हैं मैथ्यू इलियट। ये देखिए ऑप्शन नंबर ख इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सभी जो प्रश्न हैं काव्य शास्त्र लिया गया है, और काव्य शास्त्रों में अधिकतर पाश्चात्य और हमारे संस्कृत के जो आचार्य ही माने गए हैं। हिंदी के बहुत ही कम हैं, जबकि इंग्लिश और संस्कृत के आचार्यों की जो संख्या है वो काफ़ी उनकी भरमार है। तो इलियट ने निवैयिकता का सिद्धांत दिया है, जबकि अरस्तु ने विरेचन और अनुकरण का सिद्धांत दिया है। जो कीट्स हैं वो प्रकृतिवादी कवि हैं, और जो क्रोचे हैं उसका अभिव्यंजनावाद है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन बारीकी से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर प्रश्न को आप नोट में बनाइए, क्योंकि जो क्रोचे हैं वो अभिव्यंजना करते हैं, अभिव्यंजनावाद है, अभिव्यंजना। ठीक है, अरस्तु का विरेचन है और अनुकरण सिद्धांत है। ठीक है, और कीट्स जो है वो प्रकृतिवादी हैं, ये प्रकृतिवादी कवि हैं। ठीक, तो इनको आप अपने उसमें लिख लिया करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य कवि शैले, इसको शैले है, SHELLY, शैले है ये। तो जो शैले ने काव्य प्रयोजन किसे माना है? तो शैले ने काव्य का जो सबसे बड़ा कारण माना है वो है आनंद को। वो कहते हैं कि यदि जो शैले हैं वो कहते हैं कि अगर प्रकृति में जो चीज़ें हैं, अगर वो प्रकृतिगत चीज़ें आपके मन में आनंद की उत्पत्ति करती हैं, तो वो काव्य का प्रथम जो प्रयोजन है वो माना गया है आनंद। चलिए इसका जो ऑप्शन है क सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से साहित्य में आदर्शवाद का विरोधी तत्व कौन सा है? ये कह रहे हैं कि जो लिटरेचर है उसमें आइडियोलॉजी का विरोधी तत्व कौन सा है? तो आदर्शवाद का सबसे बड़ा विरोधी जो तत्व है वो है यथार्थवाद, यानी आपका रियलिस्टिक, आपके समक्ष जो हुई चीज़ें हैं वो यथार्थवाद में है। लेकिन देखिए साहित्य में आदर्शवाद का विरोधी तत्व पूंजीवाद, समरूपवाद, समाजवाद ये हो सकते हैं, विरोधी नहीं है, लेकिन यथार्थवाद जो प्रेजेंट है वो उसका विरोधी तत्व हो सकता है, ऐसा जो साहित्यकार वो मानते हैं। क्योंकि जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सामने से नहीं है, उसे आइडियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा और अपने व्यवहार के अंदर उसे बिल्कुल दूध में पानी की तरह मिलाना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को आप इंस्पायर कर सको, उसको अभिप्रेरित कर सको। तो यथार्थवाद जो है वो सबसे बड़ा विरोधी तत्व है। अगला है, साहित्य में अति कल्पना के विरोध में कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ था? अति कल्पना होता है, यानी एक तो होता है इमेजनरी, एक होती है ओवर इमेजनरी, यानी कल्पना के अंदर भी अति मतलब है कि उसकी बार बार जो है वो दोहराई, यानी गंभीरता से ना लेकर के किस चीज़ में उसकी आदत जो है वो पड़ जाना, उसको कहा गया अति। तो उन्होंने भी यहाँ यही कहा है कि जो यथार्थवाद में कौन सा जो तत्व है वो उत्पन्न, या साहित्य में अति कल्पना के विरोध में कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ था? वो उत्पन्न हुआ था यथार्थवाद। तो जो कि ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है। यथार्थ में आप कल्पना नहीं कर सकते, यथार्थ आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित होने वाली वो घटनाएं हैं जो आपके मन पर ज्यों का त्यों यानी बिल्कुल तुरंत प्रभाव डालती हैं और आपकी मनोदशा को हिला भी सकती हैं
और आपको विचार करने पर वो मजबूर कर देती हैं, तो उसको बोलते हैं यथार्थवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क, यथार्थवाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको काफ़ी सहयोग कर रहे होंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न सॉल्यूशन के सहित आसानी से मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है वॉल्टेयर को किसका प्रवर्तक माना गया है। तो देखिए अभी हम बहुत सारी चीज़ें यथार्थवाद की बात कर रहे थे, अब यहाँ देखिए वॉल्टेयर भी आ गया, और क्योंकि इसको दो तरीके से पूछेगा, भाई यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है, तो आपका उत्तर होगा वॉल्टेयर। और अगर ने कहा वॉल्टेयर किसका प्रवर्तक माना गया है, तो यह है रियलिस्टिक यानी यथार्थवाद का, जो आपके सामने आंखों के सामने घटित हो रहा है उसको यथार्थवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है अति कल्पना किसकी मुख्य प्रवृत्ति है। तो अति कल्पना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद कहते हैं कि आज़ादी का, जब व्यक्ति स्वच्छंद होगा, खुले ख्यालों वाला होगा, आज़ाद होगा, तो अति कल्पना वो कर सकता है। तो जो मुख्य प्रवृत्ति है वो है स्वच्छंदवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है, वो है ग, स्वच्छंदवाद। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 और 20 देखें। सर्वप्रथम किस लेखक ने यथार्थवाद का आलोचनात्मक प्रयोग किया था। तो कहा कि यथार्थवाद जो है उसको एक क्रिटिसाइज किया था, उसका आलोचनात्मक जो प्रयोग किया था, और वो प्रयोग करने वाले एक बहुत चर्चित हिंदी साहित्य के जो वो अमूल्य सितारे, अनमोल सितारे कहेंगे, नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि नामवर सिंह जो हैं वो उनके बाद के हैं, रामविलास शर्मा और भी बाद के हैं, रामचंद्र शुक्ल प्रेमचंद के बाद के हैं, क्योंकि वो शुक्ल काल में भी जो आते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने यथार्थवाद का आलोचनात्मक प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि जो क्रोचे हैं वो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। तो दो तरीके से इस प्रश्न को पूछेगा, एक तो पूछेगा कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आएगा क्रोचे, और अगर ये पूछ ले कि क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं वो कहाँ के निवासी, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है, वो निवासी हैं इटली के, इटालियन व्यक्ति हैं ये क्रोचे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी आज की वीडियो का जो है वो आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय काव्यशास्त्र का संप्रदाय नहीं है। तो इसका जो संप्रदाय वो नहीं है, आप देखें इसके चारों ऑप्शंस को एक बार देख लें, तो जो चारों ऑप्शन हैं वो आपको बताएंगे कि देखिए ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, लेकिन भाव संप्रदाय नहीं है। देखिए ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति और रीति तो वामन का होता है, लेकिन भाव संप्रदाय कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा भाव संप्रदाय नहीं है, ये आंसर है इसका करेक्ट, क्योंकि काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय और रस संप्रदाय आपको मिलेंगे, लेकिन भाव संप्रदाय नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाव यानी घ। तो ये थे आज के वो 21 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए लाए थे। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही है, क्योंकि एक पुस्तक से ये सभी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, अलग अलग जो है वो किताबों से आपके लिए एक गुलदस्ता तैयार करके लाया जा रहा है, जो आगामी जो एस्टेट आप देंगे उसमें आपको वो लाभ देगा, आपका सहयोग करेगा। इसी कामना के साथ हम हर दिन एक नया जो है प्रयास आप तक कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी लिखा है प्रयास मंत्रा। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आदमी को रियाज जो है वो परफेक्ट बना देता है। तो इसीलिए हर दिन आपके लिए नया नया कुछ लाते रहेंगे, और
उम्मीद करेंगे कि आप हमें सहयोग करते रहें और हमारे परिवार को जो है वो आगे बढ़ाते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी अध्यापक वो हैं वो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो ग्रामर की वीडियोज़ हमने डाल रखी हैं वो उनसे लाभान्वित हो। मतलब हिंदी जो है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, कोई भी बच्चा इससे अछूता ना रहे, ऐसी हमारी कामना है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें और काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ नए प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।